सभी लोगों को नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और आदरणीय गुंजन जी को मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस तरह का ये जो समय चल रहा है कोरोना काल का, इस समय उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को उठाया है कि इस जो लगभग 1.5 साल होने को आ गया और इस कोरोना काल में पूरी की पूरा रंगमंच ही नहीं। हाँ, माफ़ी चाहते हैं, शायद ये किसी नेटवर्क की समस्या की वजह से शायद ये डिस्कनेक्ट हुआ था। तो मैं बात कर रहा था कि जो रंगमंच है वो एक सामूहिक कला है। सामूहिक कला मतलब कि इसमें जब 3 इकाइयाँ मिलती हैं तभी ये कला अपने आप में सार्थक होती है। स्थान, अभिनेता या कलाकार और दर्शक। और इस कोरोना काल में ये संभव नहीं हो पा रहा है। सिर्फ प्रस्तुति या प्रदर्शन की बात नहीं है, इस समय सबसे बड़ी समस्या कलाकारों के जीविका से भी जुड़ी हुई है। जीविका का मतलब धन तो है ही, वित्त तो है ही, क्योंकि कलाकार, जैसा कि हम बात करते हैं कि उनके पास कोई बहुत ज़्यादा धनराशि ऐसा तो नहीं होता है कि वो बैंकों में जमा है, या थोड़ी बहुत होती है, आदमी कब तक की निकाल करके उससे काम कर सकता है। इसमें अगर इस समय अगर सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं तो कलाकार, और कलाकार के साथ वो लोग जो रोज़मर्रा कमाते हैं और खाते हैं। आज देखा जाए तो कलाकारों ने या रंगमंच ने या थिएटर ने एक दूसरी परंपरा को अख्तियार करना शुरू किया है, चाहे वो मजबूरी वश हो। लेकिन देखा जाए तो कुछ लोग इसको आगे कंटिन्यू भी करना चाहते हैं और इसको प्रोफेशनली भी आगे ले जाना चाहते हैं। ये बड़ा वाद विवाद का विषय रहा है। जब फर्स्ट टाइम लॉकडाउन लगा था तो उस समय भी जब लोगों ने ऑनलाइन शोज़ करने शुरू किए या अपने रिकॉर्डेड प्लेस को प्रदर्शित करना शुरू किया, या अलग अलग जगह दूर बैठे हुए लोगों ने रिहर्सल करके और उसको कट एंड पेस्ट करके एडिट करके प्रस्तुतिकरण करना शुरू किया, तो बहुत सारी बातचीत हुई। मैं भी उसमें शामिल था, शरीक था। और मेरा ये बड़ा पुरजोर तरीके से ये मेरा मानना है कि रंगमंच एक लाइव माध्यम है और ये लाइव ही हो सकता है। इसको अगर हम बात करें कि डिजिटल उसके प्लेटफॉर्म पे ले जाने की या ऑनलाइन ले जाने की, तो रंगमंच की परिभाषा ही अपने आप में बदल जाएगी। वो रंगमंच ना हो करके कुछ और उसको नाम दिया जा सकता है, क्योंकि आधुनिक उसमें कुछ नाम ऑलरेडी पहले से चल रहे हैं। जो विषय है कि इस समय में, इस काल में कलाकार रंगमंच से जुड़ा हुआ, क्योंकि हम लोग रंगमंच से जुड़े इसलिए रंगमंच की बात करूंगा ज़्यादा, कि कलाकार क्या करे, इस समय का सार्थक प्रयोग कैसे हो, वो जीवित कैसे रह सके। मेन मुद्दा अगर हम बात करें तो हम ये है इसके पीछे, क्योंकि प्रदर्शन हो नहीं रहे हैं, पूर्वाभ्यास हो नहीं रहे हैं, स्थान उपलब्ध नहीं है, दर्शक प्रेक्षागृह में आएंगे नहीं। जो लॉकडाउन की या कोरोना काल की उसमें जो एमएचए का ऑर्डर है, सारी चीज़ें उसमें बंद हैं। ऐसे समय में सिर्फ जीविका की ही बात नहीं है, वित्त की ही बात नहीं है, हम उन कलाकारों की मानसिक स्थिति की भी बात करेंगे जो वाकई अपने आप को कलाकार सिद्ध कर चुके हैं और कलाकार के बनने की दौड़ में है और लगातार परफॉर्म कर रहे हैं। उनके जहन में, उनके मन मस्तिष्क में जो लाइट, मंच, म्यूजिक, साउंड, उसके साथ साथ को एक्टर के संवाद जो शाम को कानों में गूंजते थे, आज 1.5 साल से निशब्द है। दर्शकों की वो तालियां, वो ठहाके जिसका आदि कलाकार हो चुका है, वो सब बंद है। जब वो सारी चीजें बंद हैं तो उन कलाकारों की आर्थिक स्थिति के साथ साथ उनकी मानसिक स्थिति क्या है, हमको इसके ऊपर भी देखना होगा, सोचना होगा, जोर देना होगा। अधिकांश लोग जो मैं
FB पे देखता हूँ, मतलब फेसबुक पे देखता हूँ, या व्हाट्सएप पे जो अलग अलग ग्रुप बने हैं उस पे देखता हूँ, तो लोगों की ज़्यादातर जो बात आती है, सवाल आते हैं, क्वेश्चन आते हैं, उनका जो संवाद चलता है वो संवाद वित्त को लेकर के चलता है, यानी कि फाइनेंस को लेकर के चलता है, सरकारी अनुदान को लेकर के चलता है कि हमको ये नहीं मिल रहा है, हम जिएंगे कैसे। अनुदान है, अनुदान वो आपका मेहनताना नहीं है, अनुदान है। तो अनुदान से हम पूरी जिंदगी नहीं बिता पाते हैं या पूरा महीना नहीं निकाल पाते। एक अंश, हमारे जो मासिक हमारा है उसका एक अंश मात्र है, बाकी तो हमें अपने पास से ही निकालते रहें और निकालते रहना होगा। ये भी वाद विवाद का विषय रहा है। हमारे बहुत सारे युवा रंगकर्मी इस बात को भी कहते रहे कि वो लोग इस पीड़ा को क्या जाने जो सरकारी नौकरी में बैठे हैं। मैं बार बार कहता हूं, वित्त यानी कि फाइनेंस इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ साथ जो मैंने बात कही है, जिसको लगातार मंच पर जाने की आदत पड़ चुकी है, दर्शकों को लगातार दर्शक दीर्घा में बैठने की आदत पड़ चुकी है, हम कभी उसके ऊपर बात नहीं करते। क्यों? हमें उस पर भी बात करनी चाहिए। क्या हमको महीने में एक न्यूनतम धनराशि दे दी जाए हम कलाकार को, क्या हम संतुष्ट हो जाएंगे? अगर आप इतने में ही संतुष्ट हो सकते हैं तो मैं माफी के साथ ये बात कहना चाहता हूं, फिर आपको कलाकारी नहीं करनी चाहिए, आपको अपने को कलाकार नहीं कहना चाहिए। हम लोग जब इस फील्ड में आते हैं सिर्फ अर्थ के लिए नहीं आते हैं, वित्त के लिए नहीं आते हैं, फाइनेंस के लिए नहीं आते। हालांकि मैं बार बार कह रहा हूं कि वो इंपॉर्टेंट है, जीने के लिए पैसा इंपॉर्टेंट है। किसी के लिए उतना पैसा इंपॉर्टेंट है जो जीने के लिए जितने चाहिए, कुछ लोगों के लिए वो अथाह है, उनको कभी संतुष्टि नहीं हो सकती। तो हमें ये देखना है, हम आर्टिस्ट हैं, हम परफॉर्मर हैं, एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, डिजाइनर हैं। अगर हमें न्यूनतम मिल रहा है तो हम खुश हैं अपना काम, क्योंकि हमारी असली भूख जो है वो मंच है, चाहे मंच पर अभिनय करने के लिए है या मंच परे हम जो काम करते हैं उसके लिए है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अब बात आती है कि इस कोरोना काल में जो गुंजन जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय रखा है कि इसमें प्रशिक्षण का क्या किया जाए, इसमें सीखने सिखाने का क्या क्रम होना चाहिए। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि इस पे बहुत बार चर्चा हुई है, क्योंकि हम ज़्यादातर लोग जो कलाकार हैं वो कहीं ना कहीं टीचर भी हैं, हम लोग वर्कशॉप भी करते हैं, कुछ लोग टीचर भी हैं जो कि पूर्णकालिक अध्यापन का कार्य करते हैं। मैं ये बात कहना चाहता हूं कि ये दौर जो है, ये किसी ने सोचा नहीं था कि ये दौर आएगा या इस तरह का कोई दौर बनेगा। ये एक महामारी का दौर आया है और सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं आया है, ये पूरी दुनिया के ऊपर छाया हुआ है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि हमारे हिंदुस्तान के जो वर्तमान युवा पीढ़ी है, जो पठन पाठन का काम कर रहा है, प्रशिक्षण का काम कर रहा है, वो बाकी चीजों में तो दुनिया के साथ चलना चाहते हैं, लेकिन पठन पाठन और प्रशिक्षण के क्षेत्र में, इस क्षेत्र में वो दुनिया के साथ नहीं चलना चाहते। वैसे हम दुनिया की बराबरी करने की बात करते हैं कि फलां जगह पे वेस्ट में ये हो रहा है, पाश्चात्य जो देश हैं वहां पे ये टेक्नोलॉजी आई है, वहां पे इस तरह का काम हो रहा, हम बहुत पिछड़े हुए हैं, हम बैकवर्ड हैं, हम ये तुलना करते हैं। तो हमें इस वक्त भी इस बात की तुलना करनी चाहिए कि आज पाश्चात्य देशों में क्या हो रहा है। अगर पाश्चात्य देशों में आज इस महामारी के दौर में टीचिंग का माध्यम बदला है, तो हमें भी उसको बदलना होगा, हमें भी उसको स्वीकार करना होगा। तो यहां पे यह अंतर क्यों है? यह समझ से परे की बात है। कई बार मैं देखता हूं कि यह बड़ा वाद विवाद चलता है, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप हो रंगमंच से जुड़े हुए लोगों का या आपका फेसबुक, कि
एक गिरोह कहता है कि अब समय आ गया है कि रंगमंच की शिक्षा की जो शैली है उसको बदला जाए। एक गिरोह ये कहता है कि नहीं, रंगमंच जो है वो तो वास्तविक रूप से ही जो है सामने बैठ करके पठन पाठन का कार्य किया जा सकता है, ये प्रायोगिक फील्ड है। मैं भी कहता हूं ये प्रायोगिक फील्ड है। ये बिल्कुल मतलब 100% है कि ये एक प्रैक्टिकल फील्ड है और इसके अंदर ऑनलाइन बहुत सारी चीजें नहीं हो सकती, बहुत सारी चीजें प्रैक्टिकल काम तो नहीं हो सकता है। सैद्धांतिक कार्य हम कर सकते हैं, सैद्धांतिक पठन पाठन का कार्य किया जा सकता है। किंतु आज की इस दौर में जब लगभग 1.5 साल हो चुका है, 1.5 साल बीत जाने के बाद कोई तो जरिया निकालना होगा, कोई तो रास्ता निकलाएगा। और स्थितियां जो हैं वो रास्ता दिखाती हैं। जब पूरा विश्व आज ऑनलाइन पठन पाठन की ओर जा रहा है, हम रंगमंच में हैं। रंगमंच एक विशेष स्थिति है, एक विशेष कला है। मैं इस बात को मानता हूं और सभी लोग मानते हैं कि रंगमंच की तुलना हम किसी और माध्यम से, किसी और विषय से, किसी और कला के क्षेत्र से नहीं कर सकते, क्योंकि रंगमंच एक ऐसी कला है जिसके अंदर संपूर्ण कलाओं का समावेश है। और सिर्फ कलाओं का ही नहीं, संपूर्ण विषयों का, जो विषय एकेडमिक रूप से हमको पढ़ाए जाते हैं, चाहे हम ग्रेजुएशन की बात करें, पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करें या रिसर्च की बात करें, हम लोगों को उस विषय, उन सारे विषयों का भी ज्ञान होता है और ज्ञान होना चाहिए। तो आज सारे विषयों में, चाहे हम आईआईटीज की बात करें, आईआईएम की बात करें, या हम डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट जितने हैं वहां की बात करें, या यूनिवर्सिटी में जितने आज इस तरह के कहा जाए आर्ट कॉलेज की बात करें, चाहे मूर्तिकला की बात हो, पेंटिंग की बात हो, चाहे रंगमंच की बात हो, सब जगह वर्तमान स्थिति को देखते हुए अधिकांश से अधिकांश जो भी चीजें खूबसूरती के साथ अपने बच्चों को बेहतर तरीके से बताई जा सकती है, सिखाई जा सकती है, इस बदलते दौर में, इस क्षण में हमको उसको अपनाना चाहिए, उस पे जाना चाहिए। लेकिन ये एक परंपरा बन जाए और आगे के समय के लिए हम इसको निर्धारित कर दें और इसको इसी तरह से संचालित करें, तो वो दुर्भाग्य होगा और गलत होगा। ये थोड़े वक्त के लिए तो किया जा सकता है, जब तक कि ये महामारी का दौर है, जब तक कि हम इससे उबर नहीं जाते या पूरा विश्व इससे उबर नहीं जाता है। हमें थोड़ा सा अपने से अलग हट करके भी सोचना होगा, क्योंकि हम भी एक सामाजिक प्राणी हैं और इसी हिंदुस्तान के, इसी दुनिया के जिन बाकी जैसे इंसान हैं वैसे हम भी इंसान हैं। हमें भी अपनी जान के साथ साथ अपने परिवार के, अपने दोस्तों के, अपने साथ के जितने भी लोग हैं उनकी भी जान की हमें परवाह करनी होती है और करनी चाहिए। तो इसलिए जो आज वर्तमान में जो दौर है, जिसमें चाहे हम प्रशिक्षण की बात कर लें, चाहे हम प्रस्तुतिकरण की बात कर लें, चाहे हम पूर्वाभ्यास की बात कर लें, उन सारी चीजों को कहीं ना कहीं इस दौर में हमें थोड़ा सा अपना रुख, अपना कार्यशैली बदलनी होगी और बदलते वक्त के साथ हमको चलना होगा। लेकिन बार बार मैं ये बात कह रहा हूं कि ये एक परंपरा नहीं बननी चाहिए। ये एक क्षणिक अल्पकालिक शैली हो सकती है, लेकिन रंगमंच को उसको डिजिटल करने की, ऑनलाइन करने की ये जो कोशिश है, मैं इसका प्रारंभ में भी विरोध करता रहा हूं और मैं अभी भी विरोध करता हूं कि जो प्रस्तुतिकरण, जो प्रदर्शन की शुरुआत हुई थी, अभी इस सेकंड राउंड में थोड़ी वो कम हो गई, लेकिन फर्स्ट राउंड में तो बेइंतहा इस तरह की चीज़ें चली थी और उस समय भी दो गिरोह बने थे, जो एक कहता था कि उचित है, एक कहता था नहीं, और कुछ कहता था। अब आने वाला समय, आने वाला दौर इसी रंगमंच का होगा। मैं आज भी कहता हूँ आने वाला दौर फिर से उसी रंगमंच का होगा, जहाँ प्रेक्षागृह होगा, प्रेक्षागृह में लोग बैठे हुए होंगे और एक तरफ दर्शक होगा और दूसरी तरफ जो है अभिनेता होगा या कलाकार होगा। दूसरी चीज़ जो मैं कहना चाहता हूँ आज के दौर में,
जो सबसे बड़ी बात गुंजन जी ने कहा है अपने इस जो कार्यक्रम है इसमें भी उन्होंने इस बात को रखा है कि ऐसे वक्त में कलाकारों की जीविका उपार्जन का या उनकी आर्थिक स्थिति का क्या हो सकता है। ये सिर्फ कलाकारों की बात नहीं है, हम सभी लोग, पूरा हिंदुस्तान इस दौर से गुजर रहा है। कुछ हमारे मित्र ये भी कहेंगे कि सरकारी नौकर जो हैं वो तो इस दौर से नहीं गुजर रहे हैं। ठीक है, कह सकते हैं, क्योंकि फेसबुक और व्हाट्सएप पे ये सारी चीज़ें मैं पढ़ता रहता हूँ, चलती रहती हैं। लेकिन हमें थोड़ा उनकी तरफ भी देखना चाहिए जो आज आप देखते हैं कि फैक्ट्रियाँ खुल गई हैं, मजदूर नहीं है। वो मजदूरों के बारे में क्या कभी हमने सोचा है? क्या हमने कभी उन लोगों के बारे में सोचा है जो मल्टीनेशनल कंपनीज में या प्राइवेट कंपनियों में काम करते थे, प्राइवेट ऑफिसेज में काम करते थे और बहुत मोटी सैलरी लेते थे? उनमें से कितने लोगों को निष्कासित कर दिया गया है, कितने लोगों को निकाल दिया गया है, कितनी चीजें बंद हो गई हैं। हम कलाकार अपने को कहते हैं हम कलाकार हैं, लेकिन कलाकार जीवित होता है, वो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचता है, वो अपने आसपास जो घटनाएं घटित होती हैं, जो चीज़ें चल रही हैं, उनके बारे में भी सोचता है। तो हमें थोड़ा सा संजीदा होकर के चीज़ों को सोचना चाहिए। अपनी जिस तरह की प्रतिक्रियाएं चलती हैं वो उचित नहीं है। मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से और गुंजन जी के उससे ये बात कहना चाहता हूं कि ये वक्त है, हम इस वक्त का सदुपयोग कर सकते हैं। हम क्यों नहीं अपनी युवा पीढ़ी को, क्यों नहीं हम सैद्धांतिक पक्ष को लेकर के बहस मुबाहिस करते हैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर? क्यों नहीं हम उपन्यास या कहानियों को लेकर के हम ये बात करते हैं कि हिंदी रंगमंच में खास करके नाट्य कृतियों की कमी है, हमारे पास नाटक नहीं है। तो हम क्या इस समय का सदुपयोग नहीं कर सकते हैं? वार्ता के जरिए, इस प्लेटफॉर्म के जरिए हम कुछ उपन्यासों को लेके, कहानियों को लेके जिनके अंदर नाटकीय तत्व हैं, या हम क्यों नहीं नए लेखन की बात इस पे कर सकते हैं? क्यों नहीं हम अपनी युवा पीढ़ी को, या बहुत सारे ऐसे हमारे मित्र हैं जो एक खास इनफॉर्मल ट्रेनिंग से आए हुए लोग हैं, वो अच्छे परफॉर्मर हैं, अच्छे कलाकार हैं, अच्छे गायक हैं, लेकिन उनका सैद्धांतिक पक्ष थोड़ा कमजोर है। तो क्यों नहीं हम उन अपने कलाकारों के लिए चीजों का, इस प्लेटफॉर्म का सदुपयोग करते हैं? क्यों नहीं हम अलग अलग जो रंगमंच की अलग अलग विधाएं हैं, उनका जितना अधिक सैद्धांतिक पक्ष हो सकता है उसके ऊपर कक्षाएं, उसके ऊपर कार्यशालाएं क्यों नहीं आयोजित कर सकते? जैसे गुंजन जी ने ये इस्तेमाल किया है और बहुत अच्छा इस्तेमाल है, संवाद कायम होगा। तो इसी तरह से हम अभिनय के क्षेत्र में भी, निर्देशन के क्षेत्र में भी और भी चीजों में कर सकते हैं। लेकिन नहीं कर पाते हैं, हमारा ध्यान उधर नहीं जाता है। रंगमंच सिर्फ प्रस्तुतिकरण का ही साधन नहीं है, या प्रस्तुतिकरण ही उसमें प्रमुख नहीं है, कि अभिनय ही उसके अंदर प्रमुख है या अभिनेता ही उसके अंदर प्रमुख है। उसके साथ साथ जो अभिनेता बनने की जो हमारी परंपरा है, हमारे अभिनेता बनने की जो हमारी एक रास्ता है, एक जो मार्ग है, वो मार्ग तो हम दिखा सकते हैं। बहुत सारे लोग ये काम कर रहे हैं। तो हम लोग जो प्रशिक्षित हैं या जो रंगकर्म में अपने को समर्पित कहते हैं, तो हम लोग का ये दायित्व ज्यादा बन जाता है। आज आप देखें, अगर बड़े शहरों में आप जाते हैं तो हमारे छोटे छोटे प्रांतों से, क्योंकि हम अधिकांश जो गंभीर, अगर बात करें गंभीरता से जो लोग काम कर रहे हैं, हम सब लोग देखें कि हम लोग छोटे छोटे शहरों से आए हुए लोग हैं। छोटे छोटे शहरों से महानगरों में आए, महानगर से बहुत सारे हमारे युवा मित्र छोटे शहरों में गए और वहां पे उन्होंने काम शुरू किया, और उसके बाद
वो वहीं पे उन्होंने तमाम उम्र निकाल दी। अब हमारे जैसे किस संस्थानों की अपनी भूमिका इस आपदा काल में क्या होनी चाहिए, और सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर आम लोगों तक कुछ सुविधाएं पहुंचाई गई। सभी राज्यों के पास सांस्कृतिक मंत्रालय है, वो देश में कई संस्थान हैं जो अपनी विधा का, ये मतलब इस तरह का एक सवाल है। हमारे प्रवीण जी कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। संस्थानों का जो काम है, संस्थानों का काम देखिए दो तरह का। एक संस्थान ऐसे होते हैं जो पठन पाठन और उसका काम करते हैं, एक संस्थान ऐसे होते हैं जो कि आयोजन करते हैं, समारोह का आयोजन करते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। उसके अलावा कुछ संस्थान ऐसे होते हैं जो कि वित्तीय सहायता भी प्रदान करते हैं अपने कलाकारों को या सांस्कृतिक संस्थाओं को। बिल्कुल सही। और जो राजनीतिक सवाल की बात की है हमारे मित्र ने, देखिए कि राजनीतिक सवाल के ऊपर मैं ज्यादा नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, मैं बार बार इस बात को कहता रहा हूं, मेरे कई साक्षात्कार में यह बात आई है कि देखिए राजनीतिक पार्टियों के लिए कलाकार बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि कलाकार कोई वोट बैंक नहीं है। और किसी भी आप राजनीतिक पार्टी का मैनिफेस्टो उठा करके देख लीजिए, वहां पर आपको कहीं पे भी प्रमुखता के साथ संस्कृति की बात या कलाकारों की बात या पारंपरिक लोक कलाकारों की बात या ट्रेडिशनल या ट्राइबल उसकी बात नहीं की जाती है। ट्राइबल की बात जरूर की जाती है, जनजातीय की, लेकिन वो किस तरह से की जाती है उसका भी मुझे खुलासा करने की यहां जरूरत नहीं है। तो ये जो राजनीतिकता की बात रही है, तो गुंजन जी और हमारे जो मित्र हैं उनको ये कह रहे हैं कि उनके लिए हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हम तब तक इंपॉर्टेंट नहीं है जब तक कि हम उनके वोट बैंक नहीं बनते। जिस दिन हमारा समुदाय भी एक वोट बैंक के रूप में उनके लिए महत्वपूर्ण होगा, उस दिन हम उनके मैनिफेस्टो में भी होंगे, हम उनके लिए महत्वपूर्ण भी होंगे। बाकी रही बात जो संस्थान जो टीचिंग का काम करते हैं, प्रशिक्षण का काम करते हैं, पिछले 1.5 साल से ठप पड़े हुए। ऐसा नहीं है कि उन लोगों ने कोशिश नहीं की है, निरंतर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ वो संस्थानों की कोशिशों से नहीं होता है। पढ़ाने वाला तैयार हो, पढ़ने वाला ना तैयार हो तो आप क्या करेंगे? दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और मैंने अपने शुरुआत ही में ये बात कही है कि ये एक ऑनलाइन टीचिंग जो है वो परंपरा नहीं बन सकती, लेकिन इस समय को देखते हुए, परिस्थितियों को देखते हुए एक विकल्प के रूप में वो उभर के पूरे विश्व में आई है। तो हिंदुस्तान में समस्या क्यों है? ये जो संस्थान अपने लेवल पे, जैसे अगर हम राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की बात करें, उन्होंने बहुत सारी कार्यशालाओं का आयोजन किया। और आपको बताऊं कि दूर दराज के इंटीरियर से भी बच्चों ने पार्टिसिपेट उसमें किया, और ना उनके पास जगह की समस्या थी, ना उनके पास नेटवर्क की समस्या थी। जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए, लद्दाख के लिए हमने स्पेशल वर्कशॉप की। लोग बर्फ में बाहर बैठे हुए कार्यशाला कर रहे हैं क्योंकि अंदर उनको नेटवर्क नहीं मिल रहा है। तो जहां चाह है वहां राह है। हमें अगर सिखाने की लालसा है तो सामने वाले को सीखने की भी लालसा होनी चाहिए। ये बात अलग है, मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूं कि एक वैकल्पिक व्यवस्था है, वैकल्पिक व्यवस्था है। तो इस महामारी के दौर में उस व्यवस्था के साथ हम सबको चलना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। संस्थान जो पठन पाठन का काम करती हैं गुंजन जी, वो यही कर सकती हैं। अधिकांश से अधिकांश, अधिक से अधिक वो अपने छात्रों को जो उनसे जुड़े हुए हैं, या जो वो देश के तमाम रंगकर्मियों को, कलाकारों को एक सूत्र में पिरो करके सीखने सिखाने का काम करते हैं, या वो निरंतर कर रहे हैं। और जहां पे भी
आप देखिए हमारी इस बार मतलब लगभग जो 18 कार्यशालाएं जो समर वेकेशन में बच्चों की चलती थी और जो हमें फिजिकल जो रिस्पांस मिलता था उससे कहीं ज्यादा हमें ऑनलाइन रिस्पांस मिला है, ऑनलाइन रिस्पांस मिला है। और ये नेट के ऊपर पड़ा हुआ है, इसमें कोई हम अगर ट्रांसपेरेंसी की बात करें तो एकदम शीशे की तरह ट्रांसपेरेंट है। आप जाके नेट पे इसको सर्च कर सकते हैं एनएसडी की साइट पे जाकर के कि कितने बच्चों ने पूरे हिंदुस्तान से अप्लाई किया और उसमें कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ और कितनी कार्यशालाएं रन हो रही हैं। जो एनएसडी ने, चाहे प्ले राइटिंग वर्कशॉप हो, डायरेक्शन की बात हो, चाहे आपके जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स के लिए बात हो, या एक्टिंग की बात हो, या हम निर्देशन की बात करें, उन सारी कार्यशालाओं में आप देखिए कि कितने संख्या में लोगों ने, या हम थिएटर एप्रिसिएशन की कार्यशाला की बात करें, कितनी संख्या में लोगों ने अप्लाई किया है और कितने लोगों का चयन होकर के उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। और प्रतिदिन उनकी उपस्थिति 100% रही है, एक दो दिन छोड़ करके, जिस दिन मौसम का थोड़ा सा वो हाल रहा है। तो इसलिए जो सवाल है कि संस्थानों का क्या योगदान या संस्थान का क्या वो हो सकता है, तो संस्थान अपनी तरफ से पूरी भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं और वो निभा रही हैं। और एक सवाल आता है कि वंचित समाज के लिए, ये वंचित समाज क्या होता है, मैं ये जानना चाहता हूं। एक सवाल है कि वंचित समाज के लिए रंगमंच की, वंचित समाज के लोगों की समृद्धि के लिए रंगमंच, जो लोग भी हैं जीवित वो इस समाज का हिस्सा है। आप ये वंचित और इस तरह के शब्दों का जो हम इस्तेमाल करते हैं ना, ये एक्चुअली उचित नहीं है। वंचित समाज क्या होता है, मैं इस चीज को समझ नहीं पाता हूं। हर कोई इस समाज का हिस्सा है, हम उसको क्यों वंचित कर रहे हैं? वो कहां से वंचित है? अगर हम ट्राइबल आर्ट की, जनजातीय की जो बात कर रहे हैं, उनका अपना एक आर्ट फॉर्म है, वो उसमें एंजॉय करते हैं, वो उसको परफॉर्म करते हैं। उसके बाद उसमें से ही बहुत सारे लोग, जिसको आप आधुनिक कला की बात या उसकी बात करते हैं, रंगमंच की बात करते हैं, बहुत सारे हमारे मित्र जिनको आप वंचित समाज और जनजातीय समाज का जो आप वो चस्पा दे रहे हैं, वो लोग आधुनिक रंगकर्म में आकर के और आधुनिकता की इस दौड़ में शामिल होकर के हमारे बराबर खड़े हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। वंचित समाज से मतलब, या वंचित समाज से अर्थ क्या, हम जनजातीय का, जैसा कि सवाल आया है कि जो शब्द चला है, क्या वो सिर्फ जनजातीय हैं? हर समाज में, हर वर्ण में अगर आप वंचितता की बात करते हैं तो वो आपको हर जगह मिल जाएगा। आप एक पर्टिकुलर उसको वंचित वो मत बोलें। मैं क्षमा के साथ ये बात कहता हूं। तो वंचित कोई नहीं होता। अगर हम इस समाज में हैं और जीवित हैं तो हम वंचित नहीं, हम इस समाज के हिस्से हैं। हम अपने को क्यों काटते हैं? अब संचित विजय जी हमारे मित्र हैं, कह रहे हैं संचित समाज के उलट जो हाशिए पर रहे हैं वही वंचित है। सर बिल्कुल, हाशिए पर बहुत सारे लोग, हर, अगर जो आप उसकी बात करें तो जात पात की बात करें तो हर जात का में आपको लोग मिल जाएंगे जो वंचित रहे हैं या हाशिए पे रहे हैं। हम रीजन की बात करें, उस रीजन पे भी बहुत सारी रीजन अभी भी ऐसे क्षेत्र ऐसे हैं जो कि अभी तक की समृद्ध नहीं हो पाए हैं, आधुनिकता की दौड़ में शामिल नहीं हो पाए हैं, उनका आधुनिकीकरण नहीं हो पाया, वो भी एक हिसाब से वंचित हैं। बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ है, प्रगति नहीं हुई है, वो भी प्रगति से वंचित लोग हैं। तो वंचित एक शब्द अपने आप में बहुत बड़ा शब्द है। वंचित, जिनके पास नौकरी नहीं है वो भी वंचित ही हैं। जो आज रोजमर्रा रोज कमाते और खाते थे, आज वो भी हाशिए पे हैं, आज वो भी वंचित हैं।
तो वंचित का बहुत बड़ा दायरा है। हम उन लोगों की जरूर बात कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे जो जनजातियों की हम बात करें, वो अपने आप को, अपनी कला को का संवर्धन कर रहे हैं। वो नहीं आधुनिकता की दौड़ में, उनको जबरदस्ती लाने की कोशिश की जाती, वो आधुनिकता की इस दौड़ में नहीं आना चाहते, वो अपने आप में खुश हैं। आपने देखा होगा कि बहुत जगह आपका प्रतिबंधित है जाना, कि नहीं वो उनका अपना है, आप अगर जाते भी तो कुछ समय के लिए आप वहां जा सकते हैं। तो इस तरह की चीजें हैं। अब देखिए, कुछ इस तरह के हमारे बात करते हैं कि सरकार पैसा देना बंद कर दे तो रंगमंच का क्या होगा, है? रंगमंच का अपना क्या रेवेन्यू मोड है या मॉडल है? सुजीत जी, मैं ये बात कहना चाहता हूं कि सरकार ने कब से रंगमंच को पैसा देना शुरू किया, पहले आप इस चीज को जानिए, और फिर ये देखिए कि क्या जब सरकार ने पैसा देना शुरू किया तभी हमारा रंगमंच विकसित हुआ है, या तभी रंगमंच अस्तित्व में आया है? सरकार ने कब से पैसा दे, कितने सालों से पैसा देना शुरू किया है? एक चीज मैं आपको बताऊं, आप इतिहास में जाएंगे तो रंगमंच हमेशा, कला हमेशा जो है, चाहे राजे रजवाड़े रहे हों, जब रियासतें थी, वो हमेशा रियासतों के संरक्षण में ही पली और पुसी हैं। आप सिर्फ हिंदुस्तान की बात ना करें, आप अगर हम पाश्चात्य की भी बात करें तो वहां पे भी ये बात रही। अगर हम शेक्सपियर थिएटर की, ग्लोब थिएटर की बात करें तो वहां पे भी ये हमेशा फलीभूत हुई है, लेकिन हम उसके ऊपर, हमारे कलाकार कभी उसके ऊपर निर्भर नहीं हुए हैं। आज जो हम अपने ट्रेडिशनल फॉर्म की बात करते हैं, जो हम बड़े फक्र के साथ बातें करते हैं, क्या वो उनके पास अनुदान है, या उनके पास क्या अनुदान था? हमारी बड़ी समृद्ध परंपरा है अपने लोक नाट्य विधाओं की, समृद्ध परंपरा है, तो क्या वो अनुदान के ऊपर जीवित रहे और इतना बड़ा इतिहास उन्होंने पनपा दिया? अगर आप रंगमंच की बात करते हैं तो आप पारसी रंगमंच की तरफ चले जाइए। पारसी रंगमंच कितना समृद्ध था, क्या वो अनुदान पे जीवित था? या आप अगर मराठी रंगमंच की बात करें, आप बंगाल रंगमंच की बात करें, आप गुजरात रंगमंच की बात करें, आप आसाम के मोबाइल थिएटर की बात करें, आप जात्रा की बात करें, नौटंकी की बात करें। हेलो हेलो, हाँ, तो मैं ये कह रहा था, क्या ये सरकारी अनुदानों से चलने वाले हमारी परंपराएं रही हैं, या आज भी जो महाराष्ट्र की, अगर आप देखिए ट्रेडिशन की बात करें, महाराष्ट्र के आधुनिक रंगमंच की भी बात करें, मैं आपको जान के आश्चर्य होगा कि बहुत सारे ऐसे प्रतिष्ठित जो नाट्य निर्देशक हैं वो अनुदान की तरफ जाते ही नहीं है, और वो और उनका ग्रुप पूरा सरवाइव करता है। तो अगर मैं ये बात करूं तो अतिशयोक्ति लगेगी हमारे कुछ मित्रों को, अनुदान ने एक तरफ जहां रंगमंच को समृद्ध किया है, उससे कहीं ज्यादा इसका नुकसान भी हुआ है। हमारे बहुत सारे मित्र जो हैं सिर्फ अनुदान को जस्टिफाई करने के लिए रंगमंच करते हैं। उनका रंगमंच तभी होता है जब उनको अनुदान मिलता है, और बहुत सारे हमारे मित्र ऐसे हैं जिन्होंने हर हाल में रंगमंच किया है, अनुदान मिला या नहीं मिला, और उतनी ही सशक्तता के साथ, उतनी ही शिद्दत के साथ, उतनी ईमानदारी के साथ करते रहे हैं और करते हैं, और वो करते रहेंगे। ये एक पौध, एक वो डेवलप हुई है जो सिर्फ और सिर्फ अनुदान का रंगमंच करती है। अनुदान मिलनी अच्छी बात है और हमेशा मिलता रहा है, जब हम रियासतें थी तब भी, और अभी जब हमारी ये देश आजाद हुआ उसके कई सालों के बाद से भी। लेकिन आज ये संख्या बढ़ती चली गई है। लेकिन आप उस दौर की बात करें, हम एक ज्यादा पीछे नहीं जाते हैं, 1985 तक की बात करें, 90 तक की बात करें, 1990 तक की बात करें, कितने लोगों को अनुदान मिलता था। लेकिन उस वक्त हमारे देश का रंगमंच सबसे ज्यादा सशक्त था, सबसे ज्यादा काम होता था, उसकी एक क्वालिटी थी, उसकी अपनी एक क्वालिटी थी। और हम जितने लोग रंगमंच से जुड़े हुए हैं, अगर ईमानदारी से हम इस बात का आकलन करें क्वालिटी को लेकर के, तो शायद, अगर ईमानदारी से करें तो शायद हमारे सवाल का जवाब हमको मिलेगा। कितने लोग
मतलब व्हाट्सएप और फेसबुक का रंगमंच करते हैं, सिर्फ उपस्थिति दर्ज कराने के लिए, सिर्फ अपनी संस्था की उपस्थिति दर्ज कराने के लिए, अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए। क्या जब फेसबुक और व्हाट्सएप नहीं थे, अखबार छपते थे, टेलीविजन भी इतना सशक्त नहीं था, तब दूर दराज के इलाके में बैठे हुए लोग एक दूसरे के काम के बारे में जानते थे। क्यों? क्योंकि उनकी काम की जो ध्वनि थी वो वहां तक की गूंजती थी, वहां तक की पहुंचती थी। और आज हम इस सोशल मीडिया के जरिए पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अच्छी बात है, मैं इसको नकारता नहीं हूं, आधुनिकता के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मेरे बहुत सारे मित्र जितना रंगकर्म फेसबुक और व्हाट्सएप पर करते हैं, क्या जमीनी हकीकत पर उनका कितना रंगमंच है, आप और हम बेहतर जानते हैं। तो हमारी, आप अगर घूमने फिरने वाले इंसान हैं, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, रतन श्याम जी की बात करता हूं, मैं रुद्र प्रसाद सेन गुप्ता जी की बात करता हूं, मैं भानु भारती जी की बात करता हूं, कन्हैया लाल जी होते थे, देवेंद्र राजनपुर जी होते थे, राम गोपाल बजाज जी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। और मैं एक बात कहना चाहता हूं कि राम गोपाल बजाज जी या देवेंद्र राजनपुर जी बहुत बाद में नौकरी करने आए हैं, क्योंकि कुछ लोगों को इस बात का भी है कि नौकरी पेशा लोग और ये, तो अंकुर जी जैसे लोग बहुत बाद में नौकरी करने आए। भानु भारती जैसे लोगों ने बहुत कम नौकरी की होगी, कभी की है तो वो बिना सैलरी वाली की होगी, जैसे चेयरमैन संगीत नाटक अकेडमी राजस्थान और ये वो। तो मैं ये बात कहना चाहता हूं कि क्या वो लोग सरवाइव नहीं किए? वो लोग अच्छे से नहीं रहे? सब रहे। उन्होंने क्या जो रंगमंच किया, क्या वो फ्री का रंगमंच किया? M.K. रैना साहब की बात कीजिए, इस तरह के तमाम लोग हैं, इस समय इतने नाम नहीं याद है। क्या इन लोगों ने अनुदान का ही रंगमंच किया तभी ये स्थापित हो पाए? इनके काम की, या आप आप बिहार की बात मैं करता हूं, वहां पे जावेद साहब हैं, परवेश जी हैं, संजय उपाध्याय जी हैं, खुद हमारे गुंजन जी हैं, पुंज प्रकाश है, बहुत सारे युवा मित्र हैं हमारे, बहुत सारे युवा मित्र हैं। आप अगर देखें तो उनमें से कुछ लोग ऐसे, उनको अनुदान मिलता है तभी वो काम करते हैं, और अनुदान नहीं। तो बार बार ये बहुत सारे लोग ये सवाल, अनुदान नहीं आ रहा है हम कैसे जिए? अरे अनुदान तो अभी आ रहा है, ठीक है अनुदान है, मैं बार बार ये बात करता हूं, अनुदान है, वो सहायता राशि है, सहायता राशि है, वो आपका वेतन नहीं है, वो आपको पूरे काम का जो है भुगतान नहीं है, वो सहायता अनुदान है, सहायता राशि। तो ये जरा फर्क महसूस करना शुरू करें, इस चीज को हमें समझना होगा। बहरहाल प्रशिक्षण की जो बात आज इस समय जो सबसे ज्यादा सफर हो रहा है, वो हमारा प्रशिक्षण सफर हो रहा है, हमारी ट्रेनिंग सफर हो रही है, हमको उधर ध्यान देना होगा। और जब तक कि ये फिजिकल हमारी ट्रेनिंग नहीं शुरू हो पाती या हमारा पूर्वाभ्यास नहीं शुरू हो पाता, हमें सिर्फ आर्थिक, मैं बार बार बोल रहा हूं, आर्थिक दृष्टि से ही नहीं समझना है। हमें जो, हम लोग घरों में जो कैद हैं और जिनको आदत पड़ चुकी है, उनकी मना स्थिति क्या हो रही है और उनकी मानसिक स्थिति आने वाले समय में क्या होगी, हमें इसको भी गंभीरता से सोचने समझने की जरूरत होगी। हमें उस पर भी ध्यान देना होगा, जिस पे हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम सिर्फ दो चीजों पे ध्यान दे रहे हैं, और ये मनोवैज्ञानिक जो प्रभाव हमारे मन मस्तिष्क पर पड़ रहा है, इसका बड़ा दूरगामी असर नजर आएगा। तो हम जरा गंभीरता से इस तरफ भी सोचें। हमारे बहुत सारे मित्र, बहुत सारे कलाकार चले गए इस काल में, जो कि जिनके बहुत सारे लोगों का जाने का समय नहीं था अभी, जिनके साथ 2 दिन पहले आपकी बात हो रही, पता चलता 3 दिन बाद वो इस दुनिया में नहीं रहा। उन लोगों ने जो काम किया, हमको उनके काम के बारे में ही सोचना होगा, जिस शिद्दत के साथ काम किया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बड़ी शिद्दत के साथ काम किया है, तो हमें उनके काम के बारे में भी सोचना, उनके काम को भी आगे बढ़ाने के बारे में सोचना होगा। हमें अपने से थोड़ा ऊपर उठना होगा।
हमें पूरे रंग समाज के बारे में सोचना होगा। आर्थिक और वित्तीय स्थिति तो जरूरी है ही है, लेकिन उसके साथ साथ जो मैं बार बार, क्योंकि मैं खुद उससे निकला हूं और हमारे बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे हम उम्र इस बीमारी से निकल के आए हैं, तो उनको पता है कि मना स्थिति क्या है और किस तरह से हो रही है और किस तरह से वो डिप्रेशन में, किस तरह से वो अपने कहा जाए सेल के अंदर जा चुके हैं या जा रहे हैं। हमें उनको वापस लाना है, हमें उनको इस तरह की वार्ता से जोड़ना है, हमें उनको एहसास दिलाना है, बार बार इस बात का एहसास दिलाना है कि नहीं, ये समय है, ये कट जाएगा, बहुत जल्दी निपटने वाला है, हम वापस आएंगे। तो हमें इस विपदा काल में, इस आपातकाल में, इस महामारी के दौर में हमें कहीं ना कहीं अपने कलाकार मित्रों को, अपने युवा पीढ़ी को साथ लेकर के उनको कहा जाए प्रोत्साहित करना है, ना कि इस तरह की बातें करके निराश करना। हमें उनको, उनके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी देनी चाहिए, जितना हम दे सकते हैं। हम सब लोग एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, लेकिन वो एक कड़ी बननी चाहिए। अगर मैं ये बात कहता हूं कि कला के क्षेत्र में ही शायद इतनी ज़्यादा हम लोग आपस में शायद ठीक है शाब्दिक रूप से जुड़ते हैं, लेकिन अगर इमोशनल लेवल पे बात करें तो शायद हम उस तरह से कहीं ना कहीं एक दूरी रहती है। बहुत ही मैं स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ, लेकिन बाकी आप देखिए कि जो फील्ड है, बाकी जो लोग हैं एक दूसरे को साथ लेकर के चलते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं। हमने कभी क्या जो अभी बार बार बात आती है कि हम क्या करें, बहुत सारे कलाकारों की आर्थिक स्थिति ऐसी है, बहुत सारे कलाकारों की इस तरह के सवाल बहुत आते हैं, लेकिन क्या कभी हम कलाकारों ने कभी इस बारे में सोचा कि हम किस तरह से इस चीज़ से उबर सकते हैं और वाकई जो जिनको रियल में सहायता चाहिए, हम उनको कैसे कर सकते हैं। मैं बार बार यथार्थ में, रियल में सहायता है। हमारे यहाँ तो ये होता है कि सहायता की बात आती है तो जिसको नहीं भी चाहिए होती वो भी दीनहीन हो जाता है और उसको भी अपने को सबसे मतलब जस्टिफाई करता है कि नहीं मुझे भी चाहिए। ये सारी चीजें हैं जिस पे आपको सोचना होगा। अब हमारे गौतम भाई कहते हैं कि बहुत सारे लोग अनुदान पर ही जिंदा हैं, अनुदान मिलना बंद हो जाए तो उनका रंगमंच करना भी मुश्किल हो जाएगा। देखिए ये गौतम जी, मैं इस पे नहीं जाना चाहता हूँ, मैंने अपने शब्दों में आपकी बात को कह दिया है कि बहुत सारे क्या मतलब मैंने अपनी बात जो है कह दिया। अब आप उसको जिस तरह से भी लेना चाहें आप उसको लें, मैं इस पे ज़्यादा और अब हमारे मित्र हैं विजय कुमार जी, वो कहते हैं कि सर हिंदी रंगमंच में महिलाओं की स्थिति और लगातार कम होते दर्शकों का कारण पर जरूर प्रकाश डालें। देखिए दर्शकों के ऊपर मैं जरूर कि दर्शकों की कमी का कारण क्या है ये बात मैं कहना चाहूँगा, बड़े पुख्ता तरीके से ये बात कहना चाहूँगा। और ये बात जो मैंने एक बात कही है उससे जुड़ी हुई बात है, जो मैं अनुदान की बात कर रहा हूँ। देखिए मैंने खुद बेगूसराय में ये बात देखी है, क्योंकि बेगूसराय कोई बहुत बड़ा शहर नहीं है और बहुत आधुनिक शहर भी नहीं है, लेकिन बेगूसराय की स्थिति मैंने वो देखी है कि वहां पे टिकट के लिए लाइन लगी है। जो गुंजन जी समारोह कर रहे थे, बेशक वो टिकट का धनराशि क्या है वो मतलब नहीं रखता, लेकिन वो दर्शकों की जो एक जिजीविषा है, दर्शकों की जो एक कमिटमेंट है। और राजस्थान की अगर जयपुर की बात करूं तो जयपुर में जवाहर कला केंद्र है, वहां का जो हेड होता है या वहां पे जो प्रेस वाले होते हैं, 10 रुपए एंट्री थी जब हम वहां प्ले करने जाते थे, फिर 30 रुपए हुई, तो वो भी टिकट खरीद के अंदर जाते थे। और हमें अगर 10 रुपए, 30 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए अगर एक दर्शक खर्च कर रहा है, अगर 100 रुपए उसने खर्च किया तो आप 70 रुपए का तो माल उसको दे ना। 100 रुपए खर्च करके और आप उसे 5 रुपए का भी सामान नहीं दे रहे हैं तो वो क्यों टिकट खरीदेगा भाई।
तो मैंने कहा ना, जस्टिफिकेशन के लिए बहुत सारे लोग खाना पूरी के लिए, जस्टिफिकेशन के लिए बहुत ही बचकाने तरीके से प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं। एक दर्शक जो सीरियस रंगकर्मी है, जो गंभीर रंगकर्मी है, जो अच्छा काम करके दर्शकों को बनाता है, और इस तरह के रंगकर्मी जो तथाकथित रंगकर्मी है, वो एक फुहड़ सी हल्की फुल्की प्रस्तुति करके जो दर्शक जुड़ा होता है उसको भी दूर ले जाता है। इसका जीता जागता उदाहरण खुद दिल्ली में भी मैं देखता हूं। बहुत जगह मैं अपनी प्रस्तुतियों को लेकर, रंगमंडल को लेकर के जाता हूं, वहां पे भी देखता हूं। कलकत्ता की अगर मैं बात करूं, गुंजन जी और बहुत सारे हमारे रंगकर्मी जो वाकई सीरियस गंभीर रंगकर्मी और अपनी प्रस्तुतियों के साथ बाहर जाते हैं, समारोह में जाते हैं, तो वहां पे उन्होंने देखा होगा कि अपनी प्रस्तुति के लिए, अपने ही मेहमानों को आमंत्रित करने के लिए आपको टिकट खरीद के अपने उन दोस्तों को, मित्रों को देना पड़ता है। ये स्थिति है। महाराष्ट्र में आप जाइए तो वहां, आप बंगाल में आप जाइए तो पास मांगते हुए मतलब शर्म आती है, और हमारे यहां पास मांग करके देखना एक शान की बात होती है, और टिकट खरीद के देखना एक गुनाह माना जाता है। मैंने खुद शब्दों में, अरे नाटक भी देखना है तो टिकट खरीद के देखेंगे, ऐसे दिखाना है तो दिखाइए ना, नाटक हम टिकट खरीद के देखेंगे। आप जब फिल्म देखने जाएंगे तो एक पीवीआर में 500 रुपए खर्च कर लेंगे, लेकिन 40 दिन की जो मेहनत करता है एक निर्देशक, एक कलाकार, उसको आप 50 रुपए भी देना नहीं चाहते। और ये माफी के साथ ये बात कहता हूं कि हिंदी रंगमंच की ही ये दुर्गति है, हिंदी रंगमंच में ही ये स्थिति है। मैं दिल्ली की बात करता हूं या आपके शहर की भी बात करूंगा। अगर एक सितारा कोई किसी नाटक में आ जाए तो मारामारी हो जाती है। 3000 का टिकट रख दीजिए, लोग खरीदते हैं, देखते हैं, और वो प्रस्तुति क्या होती, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं। आप वहां पे नाटक देखने नहीं जाते, आप वहां सितारे को देखने जाते हैं। लेकिन एक सच्चा रंगकर्मी 40-50 दिन लगा करके पूरी शिद्दत के साथ कोई नाटक, अच्छा नाटक तैयार करता है, अच्छा कोई किरदार तैयार करता है, आप उसको 50 रुपए नहीं देना चाहते हैं, तौहीन समझते हैं। तो ये, इसके लिए हिंदी रंगमंच की जो दशा और दुर्दशा है, उसके लिए हम भी जिम्मेदार हैं, आप भी जिम्मेदार हैं, हम आप हैं जिम्मेदार। उसके लिए कोई आम आदमी जिम्मेदार नहीं है। आम आदमी हमेशा अच्छा काम देखना चाहता है, वो अपने आर्थिक स्थिति के अनुसार पैसा भी खर्च करना चाहता है। और खास करके हिंदी क्षेत्र में कभी भी जो हमारा मासिक बजट बनता है, हम अपना मंथली बजट बनाते हैं, उसमें कभी भी इंटरटेनमेंट के लिए हम कोई बजट नहीं रखते। हम नए फ्रिज के लिए बजट रखते हैं, नए पंखे के लिए बजट रखते हैं, गाड़ी कब चेंज करनी इसकी। आप अगर महाराष्ट्र में जाएं, आप अगर गुजरात में जाएं, आप अगर बंगाल में जाएं, तो जब वो मासिक अपना बजट बनाते हैं ना, तो उसके अंदर पूरे परिवार का एक एंटरटेनमेंट का भी बजट रखते हैं। परिवार का परिवार नाटक देखने जाता है, संगीत सुनने जाता है, नृत्य देखने जाता है, एग्जीबिशन देखने जाता है, सर्कस देखने जाता है। लेकिन हिंदी बेल्ट का आदमी कला के ऊपर उतना कभी खर्च नहीं करता। हाँ, सितारों के ऊपर वो जरूर खर्च करता है। ये एक पीड़ा है। ये एक, आप अभी कोई सा भी नाटक उठाइए और एक मुंबई से कलाकार ले आइए उसके अंदर, फिर आप टिकट रख दीजिए और ट्रेवल कराइए उसको, देखिए क्या धड़ाधड़ आप अर्जित करेंगे। लेकिन हमें उस पर नहीं जाना है। हमें अगर अपनी कला पे पूरा यकीन है, शिद्दत है, तो हमारा जो कलाकार मेहनत करके करता है ना काम, वो कहीं उन सितारों से बेहतर काम करता है, उन सितारों से कहीं आगे की बात करता है, वो खोज करता है, अपने को रिपीट नहीं करता है। तो कभी उनके ऊपर भी आप अपनी दया दृष्टि डाल दीजिए। कभी उन लोगों के भी एक आप शर्त रखिए, अपने आप से ये शर्त रखिए कि हम जब भी नाटक देखेंगे टिकट खरीद के देखेंगे। तो देखिए आप हिंदी रंगमंच की भी क्या स्थिति होती है। और अनुदान के भी जो नाटक होते हैं, कभी सरकार ये नहीं कहती है कि जो हमने आपको अनुदान दिया है आप इसके ऊपर टिकट नहीं लगा सकते। अरे एक तरफ जहां आप अनुदान से अर्जित कर रहे हैं, वहां थोड़ा बहुत आप टिकट से भी अर्जित कर लीजिए। आप अपने जो आपके ये होते हैं, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, नेता हैं, आप उनसे कुछ सहयोग राशि तो लेते हैं ना। तो आप बाजार में निकलिए, दुकानदारों को आप बताइए, समझाइए कि भाई हम कर रहे हैं, ये 50 रुपए दे दीजिए, आप आ जाइएगा, ये टिकट रख लीजिए।
तो 200 लोग तो आपको 50 रुपए ऐसे ही दे देंगे, कहेंगे चलो छोड़ो, पिंड छुड़ाओ, हम जाएंगे जाएंगे नहीं जाएंगे। लेकिन उसमें से अगर 20 लोग भी आ गए और आपने एक अच्छा नाटक दिखाया तो वो 20 लोग आपके 60 लोगों को और जोड़ेंगे। तो नाटक देखने की शौक नहीं, आदत बनानी होगी, क्योंकि शौक जो है वक्त के साथ बदल जाते हैं, अगर आदत पड़ती है तो आदत कभी नहीं जाती है। तो नाटक देखने की आदत डालनी होगी, और आदत वो तब पड़ेगी जब आप उनको अच्छी चीज परोसेंगे, अच्छा खाना खिलाएंगे ना, तो वो टेस्ट जब बनेगा ना तभी वो नाटक देखने आएंगे। लेकिन मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आप प्लीज एक अच्छे नाटक कीजिए, दर्शक जरूर आएगा, धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ेगी। और छोटे छोटे शहरों में, अगर आप महाराष्ट्र में भी जाएं, बंगाल में इतना ज़्यादा होता है नाटक, इतने ज़्यादा हर कस्बे में नाटक होता है। आसाम में हर छोटे छोटे गांव में रंगमंच बना हुआ है। और हमारे हिंदी भाषी क्षेत्रों में जो सरकार ने रंगमंच बनाए भी थे, उसकी दुर्दशा आप देख लीजिए, कबूतर बोलते हैं उसके अंदर। क्यों? क्योंकि प्रस्तुति नहीं है, हमने कभी उधर ध्यान ही नहीं दिया है। तो इन सारी चीजों की तरफ हमें जाना होगा, ध्यान देना होगा। दर्शक हमेशा आएगा, लेकिन आप दर्शक के पसंद की चीज तो दें, पसंद दें, आप अपना क्वालिटी तो मेंटेन करें। हमारे लोग क्वांटिटी, बहुत सारे लोग कि हम साल में 12 नाटक करते हैं, हम साल में हमने 6 नाटक किया। गुरु, अरे 6 नाटक किया, उस 6 नाटक का 12 नाटक का स्टैंडर्ड क्या है? एक नाटक क्या 1 महीने में हो जाता है? अगर हो जाता है तो आप महान है भाई। तो ये जितने भी लोग रहे हैं जिन्होंने मतलब इतने सालों में इतने कम नाटक किए हैं, तो शायद वो बेवकूफ थे। तो आप लाइनें मत बुलवाइए, टेक्स्ट मत वहां पे पढ़िए कि टेक्स्ट आप सिर्फ लाइनें वोमिट करवा रहे हैं। लाइनों की वोमिटिंग मत करवाइए, उसके जो गुण अर्थ है उसको आत्मसात करके दर्शकों तक की जाना चाहिए। वो नहीं हो पा रहा है। दर्शकों के अंदर भी तो रस की जो हम बात करते हैं उसकी नित्पत्ति उत्पत्ति तो होनी चाहिए ना। कुछ सवाल हैं ये अपने कि सर आप एनएसडी की बहुत ही फाइनेंस इस साल सरकार को वापस कर दिया। ये आपको ये कहां से खबर मिलती है भाई? दास महापात्रादि, ये आपको किसने खबर की? ये जो बेबुनियाद की बातें आप लोग करते हैं ना कि एनएसडी ने बहुत फाइनेंस इस साल सरकार को वापस कर दिया, जरा मुझे बताएं, आप इस पे जरा डालिए दास महापात्रा जी कि कौन सा और कितना फाइनेंस वापस किया। आपको तो खुफिया विभाग में होना चाहिए। मतलब बेस सिर पैर की बातें करते हैं और अफवाहें उड़ा करके आप लोग दिग्भ्रमित करते हैं लोगों को। एक हमारे मित्र हैं, वो कहते हैं रंगमंच में नई परंपरा विकसित हुई है सर, सरकारी संरक्षण पाकर रंग सेठ बनने की। शायद आप भी सहमत होंगे। मैं बिल्कुल सहमत हूं, मैंने अपने बात में कहा है, लेकिन उसमें सारे के सारे ऐसे हों ऐसी बात नहीं है। सारे के सारे ऐसे हों ऐसी बात नहीं है। मैंने यही बात कही ना कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अनुदान मिला तब भी उन्होंने सार्थक रंगमंच किया, जिनको नहीं मिला और जब जब नहीं मिला तब भी उन्होंने सार्थक रंगमंच किया है। अब ये हमारे विवेक भाई कहते हैं कि लोग फ्री नाटक देखने नहीं आते हैं, टिकट लगाने से तो और भी कम हो जाएंगे। चाहे 4 लोग आए चाहे 10 लोग आए, उन्होंने टिकट खरीदा तो हमको उतनी ही शिद्दत के साथ उनका मान सम्मान करते हुए उतनी ही शिद्दत के साथ हमको अपनी प्रस्तुति देनी होगी। आप दर्शकों का आकलन क्यों करते हैं कि दर्शकों, अगर दर्शक भरा होगा तभी नाटक प्रस्तुत करेंगे और तभी अच्छी प्रस्तुति होगी। तो बाजार में तो नट भी होते हैं, जमूरे भी होते हैं। तो क्या हम जमूरे हैं? हमें अगर हम अपनी कला का सम्मान नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और फिर आप ये कहेंगे कि हमें सरकार अनुदान दे, हम सब कुछ करते रहें और सरकार के दम पे आप कुछ नहीं जीविका उपार्जन करेंगे, आप कुछ नहीं रंगमंच के लिए करेंगे। आप जो अपना शौक आपने पाल रखा है रंगमंच करने का, उसके लिए धनराशि भी सरकार दे। आपके शौक को पूरा करने के लिए भी सरकार है क्या?
अगर आपने शौक पाला है तो उसका खर्चा भी उठाना आना चाहिए भाई। सारे खर्चे सरकार उठाए, हमें भी तो कुछ करना होगा। ये लोग करते हैं ना, ये अपने गुंजन जी इतना बड़ा फेस्टिवल करते रहे हैं, तो क्या सरकारी अनुदान से हो जाता है उनका फेस्टिवल? या बहुत सारे लोग इतने बड़े बड़े फेस्टिवल करते हैं, क्या जो सरकार अनुदान देती है उसी से वो फेस्टिवल हो जाता है? वो तो एक अंश मात्र होता है। उसके पूछिए अपने शहर में गुंजन जी से या अमित जी से और जो रुद्र प्रसाद सेन गुप्ता जी से, इन लोगों से पूछिए कि वो लोग जो अनुदान मिलता है उसके जगह कितना पैसा खर्च करते हैं वो लोग। बहुत सारे लोग हैं जो अनुदान से धन्ना सेठ बने हैं, मैं इस बात से वो इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन सभी लोग बने हैं ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोगों ने जो अनुदान मिला उससे कहीं ज्यादा उन्होंने अपनी कमाई लगाई हुई है, तो आप उनकी भी तो बात कर लें। तो ये चीजें होती हैं, चीजों को हमें अपनी तरफ भी देखना होता है, हमें अपनी ईमानदारी पे। देखिए, हम नाटक करना चाहते हैं, नाटक करने के लिए ना हमारे माँ बाप ने कहा, ना किसी डॉक्टर ने कहा, ना किसी सरकार ने कहा, हमने अपने आप चुना, अपनी मर्जी से इस क्षेत्र को चुना है, हम अपनी मर्जी से इस क्षेत्र में आए हैं, सब कुछ जानते बूझते हुए आए हैं। तो फिर आज हम शिकायत क्यों करें? हम जितना कर सकते हैं हमें करना है, और जितना सरकार हमें मदद कर सकती है हमें सरकार से मदद लेनी है। लेकिन सब कुछ तो भाई किसने कहा था आपको इस क्षेत्र में आने के लिए? हम सब लोग प्रयासरत हैं। आज अगर हम संजय उपाध्याय जी की बात करें, हम आपके क्षेत्र जावेद साहब की, परवेज की बात करें, इन सब लोगों की बात करें, ठीक है, इन लोगों के पास नौकरियां भी थी, तो नौकरियां थी तो इनको क्या जरूरत थी रंगमंच करने की? लेकिन नौकरियां रहने के बावजूद संजय के पास कोई नौकरी नहीं थी, संजय बहुत बाद में आए। शरद शर्मा की हम बात करें, रणधीर की हम बात कर लें, आपके रीजन की हम लोग, पुंज प्रकाश की हम बात कर लें, इस तरह के तमाम, मुझे सबके नाम नहीं याद है, अमित हैं, मृत्युंजय जी हैं, बहुत सारे लोग हैं, रोशन है, बहुत सारे लोग हैं, मैं सबके नाम नहीं ले सकता हूं, माफी चाहता हूं। लेकिन क्या सिर्फ इन लोगों ने अनुदान वाला रंगमंच किया था? अरे इन्होंने तो बहुत सालों तक की, कुछ लोगों ने तो अनुदान आज तक की नहीं लिया हुआ है, लेकिन उनका रंगमंच आज भी गिना जाता है। उदाहरण के तौर पे लोग कोट करते हैं। तो मतलब हम देखते हैं कि पूरा फेसबुक कि हमें एक मूवमेंट खड़ा करना है, एक क्रांति लानी है। अरे भैया ले आओ क्रांति, क्रांति अपने काम में भी तो लाओ ना। जितनी शिद्दत से हम ग्रांट के लिए लड़ते हैं, आवाज बुलंद करते हैं, और पूरा एक मूवमेंट फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप पे चल पड़ता है, तो कभी नाटक की बेहतरी के लिए, समारोह के लिए, एक अच्छे समारोह के लिए, चलिए कई बार बहुत सारे समारोह, अब समारोह जो हैं वो सरकारीकरण उनका हुआ है, लेकिन कितने सालों तक की बड़े बड़े नाट्य समारोह जो हुए हैं वो स्थानीय संस्थाओं ने, जो अलग अलग संस्थाएं थी, उन्होंने आपस में मिलकर फंडिंग, बाजार से भीख मांग करके, डोनेशन लेकर के बड़े से बड़ा फेस्टिवल किया है। आज की युवा पीढ़ी के लिए एक ख्वाब होगा शायद। अरे हम लोग रातों में घर में अपने घर से आटा चुरा के लई बना करके पोस्टर लगाते थे, और उसके बाद भी बहुत सारे कलाकार ऐसे थे जो सिर्फ और सिर्फ रंगमंच के से ही जीवित थे। जितना भी पैसा मिलता था, लेकिन वो रंगमंच से ही जीवित थे, और बैक स्टेज के बहुत सारे लोग जीवित थे। मैं अपने शहर की बात कर सकता हूं, लखनऊ की, जहां से मैं आया हूं। तो ऐसा नहीं है। हाँ, हमारे गुंजन साहब का सवाल है कि बहुत अच्छा सवाल है, और हालांकि इसका जवाब मैंने दिया, लेकिन मैं विस्तार से देना चाहता हूं। सर, उन छात्रों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो कई प्रशिक्षण संस्थानों से ट्रेनिंग ले रहे हैं और उनका ट्रेनिंग 15 महीनों से रुक सा गया है, उनका भविष्य क्या होगा? उनके लिए आप कहना क्या चाहेंगे? देखिए, मैं बहुत ही विस्तार से ये बात, हालांकि मैं संक्षिप्त में अपनी बात रख चुका हूं। 15 महीने से ट्रेनिंग रुका हुआ है। सिर्फ ट्रेनिंग नहीं रुका हुआ है गुंजन जी, सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग नहीं रुकी हुई है। एक तरफ तो ट्रेनिंग रुकी हुई है, दूसरी
कई चीजों में, कई प्रतिस्पर्धाओं के लिए उनकी आयु निकलती चली जा रही है। इस पे भी गौर कर लीजिए। और हमने पहले भी कहा है कि देखिए, आप वेट कर रहे हैं बहुत सारे हमारे छात्र छात्राएं अलग अलग संस्थानों के, कि हम भौतिक रूप से, फिजिकल रूप से ही ट्रेनिंग लेंगे। तो इसमें नुकसान सरकार का नहीं है, संस्थान का नहीं है। संस्थान का नुकसान जो होगा वो इनडायरेक्टली संस्थान का नहीं, वो भविष्य में आने वाले छात्रों का नुकसान होगा। हमको इस बात को बड़ी गंभीरता से सोचना और समझना चाहिए कि ये अंततः नुकसान सिर्फ और सिर्फ छात्रों का होगा, प्रेजेंट वर्तमान के, और जो भविष्य में आने वाले छात्र हैं। हम क्यों नहीं, आज दुनिया ने, मैं गुंजन जी से पूछना चाहता हूं कि आज सिर्फ हिंदुस्तान में ही नाट्य प्रशिक्षण संस्थान नहीं है। हिंदुस्तान में तो नाट्य प्रशिक्षण संस्थान बहुत बाद में आए हैं और अभी भी कुछ आ रहे हैं, लेकिन यूरोप में, पाश्चात्य में हिंदुस्तान से पहले से विख्यात संस्थान चल रहे हैं, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े अभिनेता, निर्देशक, डिजाइनर, नाटककार, मंच व्यवस्थापक दिए हैं। वहां की स्थिति के बारे में नहीं पूछेंगे आप कि वहां पे क्या प्रशिक्षण रुका हुआ है या चल रहा है। जो इतने पुराने संस्थान हैं, विश्वविख्यात, विश्व में स्थापित संस्थान हैं, हिंदुस्तान के संस्थानों से कहीं ज्यादा, आज उन्होंने कौन सी शैली अपनाई हुई है। मैं इस शैली की वो नहीं कर रहा हूं कि हां ये शैली उचित है, लेकिन प्रेजेंट सिचुएशन में क्या बेहतर किया जा सकता है वो सब लोग कर रहे हैं, और हिंदुस्तान के संस्थान भी उसी चीज को करना चाहते हैं। लेकिन सिर्फ संस्थानों के करने से क्या चीजें बन जाती हैं? नुकसान इसमें संस्थान का तो होगा अगर चीजें रुकी रहेगी। मैं ये भी बात कहता हूं कि आने वाले समय में जो हमारे आने वाले युवा पीढ़ी है, उनका कहीं ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें बंद होंगी। चीजें मिलती है बहुत मुश्किल से हैं, बंद बड़ी आसानी से होती हैं। तो ये चीज जो मैं चाहूंगा कि गुंजन जी भी इसके ऊपर जरा एक दो बिंदु अपने रखें कि ऐसे हालात में दुनिया के हर संस्थान में या हर हिंदुस्तान के विश्वविद्यालयों की बात नहीं कर रहा हूं, जो विदेश की विश्वविद्यालय हैं जहां पे ड्रामा डिपार्टमेंट है, और वो ड्रामा डिपार्टमेंट पूरी तरह से व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान। अगर गुंजन जी, मैं बस ये जानना चाहता हूं कि क्या हमें, जब हम बाकी चीज़ों में, मैंने अपने पूर्व में भी रखा था कि जब हम बाकी चीज़ों में हम वेस्ट को कंपेयर करते हैं, उनके हम बराबरी करने की बात करते हैं, हम उनके उदाहरण देते हैं, तो इस बारे में हम क्यों नहीं बात करते कि जब वहां हो सकता है तो हमारे यहां क्यों नहीं हो सकता है? क्या हमारी एक कोई विशेष, बहुत ही प्रमुख या एक अलग वो है हमारा, या हम एक विशेष उसमें आते हैं? आज हर व्यावसायिक कोर्स की, प्रशिक्षण की अगर हम बात करें, बदलते दौर में, इस महामारी के दौर में उन्होंने विकल्प के तौर पे इसको अपनाया है। मैं बार बार कह रहा हूं, विकल्प के तौर पर। तो फिर हमें क्या प्रॉब्लम है? हमें क्या प्रॉब्लम है? तो ये बात निराधार है कि मैं इस बात से, मैंने शुरू में भी बोला है, मैं बार बार बोल रहा हूं कि बहुत सारी चीजें संभव नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीजें संभव भी हैं। आप
इस चीज को ध्यान रखिए, जहां गुंजन जी ने यह सवाल किया कि 15 महीनों से प्रशिक्षण रुका हुआ है। 15 महीनों से जो प्रशिक्षण रुका है, हो सकता है कि उन संस्थानों में 3 या 4 महीने 5 महीने का ऐसे होता जो नहीं हो सकता है, उसका विकल्प ढूंढा जा सकता था या ढूंढा जा सकता है, लेकिन बाकी तो 11-12 महीने का तो काम किया जा सकता है ना। और आज हर क्षेत्र में, हर जगह कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज हर जगह हो रहा है। चाहे एकेडमिक की हम बात कर लें, चाहे हम प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट की बात कर लें, चाहे हम IIT IIM की बात कर लें, चाहे हम हायर एजुकेशन में बात कर लें, हर जगह। तो क्या रंगमंच इतना विशिष्ट हो गया है कि हम पूरी दुनिया की कम्युनिटी से अलग एक कम्युनिटी है? जानना चाहता हूं मैं कह रहा हूं कि सारा कुछ संभव नहीं है ऑनलाइन, लेकिन जितना संभव है उतना तो हमको करना चाहिए, कि वो भी नहीं करना चाहिए। और हम ये बात बार बार कह रहे हैं कि हमारे बहुत सारे हिंदुस्तान के जो अलग अलग संस्थानों में जो प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं लोग, और उन्होंने रोका हुआ है, वो आज नहीं कल इस बारे में सोचेंगे जब भविष्य में बहुत सारी चीजों के लिए वो ओवर एज हो चुके होंगे। तब उनको ये बात समझ में आएगी। चंद मुनाफे के लिए, चंद फायदे के लिए आप जिंदगी का बहुत बड़ा नुकसान ना कर बैठें। हमको इस तरफ भी गंभीरता से सोचने की जरूरत होगी, और हम रंगकर्मियों को, उन सब लोगों को समझाने की भी जरूरत होगी। सिर्फ ये वो सोचें वो बच्चे हैं, लेकिन हमें बड़े होने की भूमिका निभानी होगी, हमें उनको सचेत करना होगा। और कोई बात, कोई ये दावे के साथ नहीं कह सकता है कि ये 15 महीने से रुका, हो सकता है कि आने वाला 12 महीने और रुका रहे। क्या आप और हम ये कह सकते हैं कि आने वाले 2 महीने में, 3 महीने में ये खत्म हो जाएगा? कोई नहीं जानता ये कब खत्म होगा, और कोई भी सरकार, कोई भी संस्थान ये रिस्क नहीं उठाएगी कि वो अपने जिम्मे पे बुला ले, और कल को कुछ, खुदा ना खास्ता, कल को कुछ भी हैपनिंग, मिस हैपनिंग हो, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? कौन लेगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? क्या सरकार? आप तो पेरेंट्स तो फिर सरकार के ऊपर दावा ठोकेंगे, संस्थानों के ऊपर दावा ठोकेंगे कि चलिए ये तो बच्चे थे, आप तो समझदार थे, आप तो जिम्मेदार व्यक्ति थे, ये तो बच्चे हैं, युवा खून है, ये तो जोश में थे। और वाकई वो जोश में, वाकई वो जोश में। तो ये हम लोग की मौलिक जिम्मेदारी बनती है कि हम उनको समझाएं कि नुकसान बहुत है। 15 महीने जिंदगी के, और इस उम्र के 15 महीने, और आने वाले 12 महीने, 15 महीने या 30 महीने किसने देखा है? कौन कह सकता है कि अगले महीने खत्म होगा? कौन कह सकता है कि ये 12 महीने बाद खत्म होगा? कोई नहीं कह सकता। कोई नहीं ये बात कह सकता कि ये कब महामारी खत्म होगी। तो करिए इंतजार, जो लोग करना चाहते हैं। तो अभी इस वक्त में जितना किया जा सकता है वो करना चाहिए। हमारे स्कूल और कॉलेज में सुचारू रूप से पढ़ाई हो तो रंगकर्मी अब साथ ही रोजगार मिलेगा, इस पर भी अपना विस्तार से विचार। देखिए, एक ये ऐसा फील्ड है कि जिस तरह से हमारा जो, चाहे CBSE हो या चाहे NCERT हो, आप हर जगह, और जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है उसके अंदर ये सब्जेक्ट के तौर पे रंगमंच हो, कला हो, इसके बहुत सारे सब्जेक्ट के तौर पे इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। यानी कि सब्जेक्ट के, विषय के तौर पे जब इसको प्रस्तुत किया जा रहा है, इसको लाया जा रहा है, तो आपको पता है कि हर स्कूल कॉलेजेस में टीचर्स की, प्रशिक्षक की आवश्यकता होगी। तो एक बहुत बड़ा विकल्प खुलने जा रहा है, और सरकार ये विकल्प लेकर के आ रही, जो 2023 से जो नई एजुकेशन पॉलिसी लागू होने जा रही है, उसमें हमारे पास शायद ट्रेंड शिक्षकों की कमी ही पड़ जाए। मैं बता रहा हूं कि उसकी भी जरूरत है। ट्रेंड शिक्षकों की कमी पड़ जाएगी, इतनी जो है डिमांड आने वाली है। तो इन सारी चीजों को अभी
हमें देखना होगा, समझना होगा। तो वाकई यार ऐसी बात नहीं है कि आप बेरोजगार रहते हैं, आप काम करने वाले, मैं ये बात कह रहा हूँ, अगर आप काम करने वाले हैं तो वो मिल जाता है, वह होता है ऐसा। ये प्रहलाद नायक जी का कुछ सरकारी दफ्तरों में कलाकारों के लिए जो जॉब्स हैं वो क्यों फिल नहीं हो रहा है। एनएसडी में भी बहुत पोस्ट को भरा नहीं है। भाई सरकारी दफ्तरों में कलाकारों के लिए जो जॉब है वो कहाँ पे, कोई ऐसे मत वेग बोलिए किन सरकारी दफ्तरों में कलाकारों की जॉब है। जरा प्रहलाद नायक जी जरा खुल के बोलिए किन उसमें। रवि रंजन कोई वैकल्पिक व्यवस्था का सुझाव देना चाहें सर? किस बारे में वैकल्पिक व्यवस्था? प्रशिक्षण के बारे में? प्रशिक्षण के बारे में तो यही है कि आज के समय में जो मैक्सिमम किया जा सकता है, और आज के समय में पूरी दुनिया में, और सिर्फ दुनिया में क्या, प्रशिक्षण की बात अगर हम बात करें तो सिर्फ मैच्योर लोगों के नहीं, आज तो चौथी पांचवी, तीसरी चौथी पांचवी छठी क्लास सातवीं क्लास से लेकर के सब बच्चे ऑनलाइन काम कर रहे हैं, ऑनलाइन काम हो रहा है। तो फिर नाटक में मैं बार बार कह रहा हूं कि सब तो नहीं हो सकता, लेकिन जितना किया जा सकता है तो उतना तो हमें करना चाहिए ना। प्रहलाद नायक जी का सर बीएनए में भी नहीं भरा गया। हाँ, बीएनए में भी अभी बीएनए की कल परसों एक मीटिंग थी एकेडमिक काउंसिल की, उसमें भी मैंने ये बात उठाई थी कि वहाँ पे एक भी रेगुलर टीचर नहीं है, तो फिर ऐसे संस्थान की आवश्यकता क्या है। ये बात वहाँ पे परसों ही एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग थी और उसमें ये बात मैंने रखी है। उनका ये कहना है, जो निर्देशक और चेयरमैन है उनका ये कहना है कि जून में वो विज्ञापन निकाल करके उसको फिलअप करें। तो मैंने तो यहाँ तक कि कहा जब आपके पास अध्यापक नहीं है तो फिर जब अध्यापक आ जाएं तभी आप साक्षात्कार और स्टूडेंट्स को यहाँ पे आमंत्रित करें प्रशिक्षण के लिए। बिल्डिंग खड़ी कर देने से अस्पताल नहीं बन जाता। अस्पताल जब आप खोलते हैं तो अस्पताल में बिल्डिंग के साथ साथ बेड की और फिर डॉक्टर की और मेडिकल स्टाफ की भी ज़रूरत होती है। न तो पेशेंट तो वहाँ बेड पे लेटा हुआ क्या करेगा। तो आप छात्रों को भर्ती कर लेंगे, वो भर्ती करके क्या करेंगे जब वहाँ पे कोई प्रशिक्षक ही नहीं होगा। और रही बात, आपने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की कुछ पोस्टों की बात उठाई है, वो भी पूरी की पूरी उसमें है, उनका ऐड जा चुका है, कुछ पोस्टें भरी जा चुकी है, कुछ पोस्टें जो 2-3 पोस्टें और हैं उनका भी व्यवस्था हो रही है और वो भी ऐड कुछ की गई है और कुछ और जा रही है ऐड। ये अब शिबू हमारे मित्र हैं, वो कह रहे हैं एमपीएसडी में भी। देखिए क्या है कि ये एक, देखिए ये आप कुछ चीज़ों पे ज़रा, क्योंकि हम इस बात की उम्मीद करते हैं कि हम सभी लोग एक गंभीर रंगकर्मी हैं और हम सभी लोग के पास एक अनुभव है, और हम सब लोग ये भी जानते हैं कि सरकारी काम और अपना जो काम है उसमें एक अंतर होता है। देखिए बहुत सारी चीज़ें, आप एमपीएसडी की बात करें, भारतीय नाट्य अकेडमी की बात करें, एनएसडी की बात करें या अन्य संस्थानों की भी बात करें, वहाँ पे कुछ सरकारी कायदे कानून नियमावली होती हैं, उनको पूरी तरह से फॉलो करना होता है, उनको फॉलो करते हुए आपको आगे चलना होता है। और फिर आप अपने देश की व्यवस्था को जानते हैं कि हर चीज़ को फॉलो करने में थोड़ा बहुत वक्त लगता है। और फिर कई बार जो वहाँ के पदाधिकारी होते हैं वो इस बात पे भी जोर देते हैं कि देखिए ये जो आपने रखा है ये कम है, इतना नहीं, ये होना चाहिए। चाहे उनके हम योग्यता की बात करें, चाहे उनके पारिश्रमिक की बात करें, चाहे उनके वेतन उसकी बात करें, कि नहीं योग्यता को देखते हुए या काम को देखते हुए ये चीज़ें होनी चाहिए, तो उसको बनाना घटाना उसमें भी टाइम, और फिर फाइल एक जगह से दूसरी जगह जाने में उसमें थोड़ा सा समय। और फिर हर स्टेट की, हर संस्थान की जो स्टेट के अंतर्गत आते हैं उनकी अपनी आर्थिक समस्याएं होती हैं, वित्तीय समस्याएं होती हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि जो आर्ट एंड कल्चर है वो उतना ज़्यादा उसके लिए विशेष स्थान नहीं रखता है। हाँ, कई जगह पे जब हम बातें करते हैं वो करते हैं तो उस जगह आता कि आर्ट एंड कल्चर जो है हमारे देश का, हमारे उसका ये, लेकिन वास्तविकता क्या है ये आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं कि हम
लोग या हमारी संस्कृति या हमारी कला जो है उसको कितना विशेषता, कितनी हमें उसको महत्व दिया जाता है, ये आप हम भली भली भांति जानते हैं। तो प्राथमिकता की दृष्टि से चीज़ें होती हैं, तो शायद कई जगह पे ये सारी चीज़ें इतनी प्राथमिक ना हो लोगों की नज़रों में, या जो संचालित कर रहे हैं जो सरकारें हैं, तो ये सारी चीज़ें उस पर निर्भर करती हैं। अब ये देखिए बात एक और, कास्टिज्म बहुत होता है। देखिए ये बातें जो है ना, शायद रंगमंच में अगर हम बात करें तो रंगमंच में ही कास्टिज्म नहीं होता है। रंगमंच एक ऐसी जगह है जहां पे सब बंधन टूट जाते हैं, सभी सीमाएं समाप्त होती हैं। ये क्या आप फालतू की बातें करते हैं? हमारे ग्रुप में जब कोई कलाकार आता तो हम क्या उससे कास्ट पूछते हैं? आप शायद पूछते होंगे, लेकिन सच्चा रंगकर्मी कभी कास्ट नहीं पूछता है कि तुम किस कास्ट से हो, तब हम तुमको अपने ग्रुप में रखेंगे। रंगकर्मी तो वो होता है जब रात भर रिहर्सल करता है या दिन भर पोस्टर चिपकाता है, दिन भर बैक स्टेज करता है, तो बैक स्टेज काम करता है, या रिहर्सल में ब्रेक होती तो जाते वो बोलते जाओ चाय ले आओ, और यार सुबह से दोपहर से कुछ खाया नहीं, जाके ब्रेड और समोसे ले आओ। एक साथ सर्कल में बैठते हैं और जो कास्टिज्म की आप बात कर रहे हैं ना, उन्हीं के साथ बैठ करके वो सब एक साथ खाते हैं। यार इतना नहीं होता कि सब अलग, एक जाओ 40 रोटियां ले आओ और 4 दाल ले आओ और 3 सब्जी ले आओ, सब एक उसमें डाला जाता, सब उसी में चुभो करके खाते हैं। आप क्या बात करते हैं? कास्टिज्म की बात करते हैं आप क्या रंगकर्मी हैं क्या? मैं ये जानना चाहता हूं, कहां से कास्टिज्म की? रंगमंच एक ऐसी विधा है, कला एक ऐसी विधा है जहां पे कोई कास्टिज्म नहीं होती है। आपको पता है कि जो कुछ ऐसी विधाएं हैं, कुछ ऐसी हमारी लोक परंपराएं हैं जहां पे जिसको सिर्फ जो है वो जिसको आप लोअर कास्ट कहते हैं ना आपकी नजरों में, वो लोग करते हैं। और जब वही रामलीला में या कृष्ण लीला में जब वो कृष्ण बलराम और ये बन करके आते हैं जिनको आप उच्च जात कहते हैं, वो उनके पैर छूते हैं। क्या बात करते हैं आप? कास्टिज्म की बात करते हैं। आप रंगकर्मी हैं क्या? ये फालतू की बातें क्या? रंगकर्म में ही एक कला एक ऐसी विधा है जहां पे ये कास्टिज्म और इसकी बात नहीं होती। इन सबसे परे है, ये सारी सीमाएं हम लोग लांघ चुके हैं और आप वहीं पे फंसे हुए हैं कि कास्टिज्म। क्या का कास्टिज्म होता है? आप अपने ग्रुप में शायद पूछ के रखते होंगे कि आपकी कास्ट क्या है, तब आप हमारे ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। कहां से? मैं नहीं जानता कितने लोग मेरी इस बात से सहमत हैं। मैं इस बात से सहमत हूं कि मैं कभी भी रंगमंच एक ऐसी विधा है जहां पे कोई किसी की कास्ट नहीं पूछता है। हम सब लोग मिलजुल के काम करते हैं। बल्कि कुछ हमारे ऐसे मित्र हैं जो ट्रेडिशनल और ऑर्थोडॉक्स फैमिली से आए हुए हैं और रंगमंच में आते हैं तो वो सारी परंपराएं वो सारे सब तोड़ करके बैठ जाते हैं। कभी भी कास्टिज्म की बातें हैं। हमारे एक मित्र कहते हैं चिल्ड्रन थिएटर को भी मजबूत करने की ज़रूरत है, उसमें कहीं नहीं बात होती है। क्यों नहीं होती है? आप देखिए, हाँ ये बात हो सकती है कि कुछ शहरों में बाल रंगमंच को लेकर के उतना ज़्यादा कार्य ना होता हो, लेकिन मैं ये अनुरोध करना चाहता हूँ इस माध्यम से, गुंजन जी के इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, कि जो भी रंगकर्मी हैं और जो प्रशिक्षित भी हैं, प्रशिक्षण का मतलब मेरा ये नहीं कि किसी संस्थान से प्रशिक्षित हैं। देखिए प्रशिक्षण 2 तरह का होता है, एक होता है आपका फॉर्मल ट्रेनिंग, एक होता है इनफॉर्मल ट्रेनिंग। और बहुत सारे ऐसे हमारे मित्र हैं जो कि इनफॉर्मल ट्रेनिंग से निकल के आए, और इनफॉर्मल ट्रेनिंग भी बहुत महत्वपूर्ण ट्रेनिंग होती है। वो बहुत पुख्ता ट्रेनिंग होती है क्योंकि आप एक ट्रेडिशन से निकल के आए होते हैं, आप एक परंपरा से निकल के आए हुए होते हैं। तो मैं उस ऐसे लोगों की बात कर रहा हूं जो थोड़ा बहुत भी प्रशिक्षित है। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वो स्कूल में और स्कूल के बच्चों के साथ कार्यशालाओं का आयोजन करें। स्कूल भी उसमें मदद करता है। इसके साथ साथ जो बच्चे हैं जो कहीं स्कूल में नहीं जाते हैं, उनकी अपनी मजबूरी है, उनके साथ भी साल में कम से कम 2 बार ज़रूर काम करें। तो एक जो बाल रंगमंच की, आप चिल्ड्रन रंगमंच की बात कर रहे हैं, और अभी तो ज़्यादातर स्कूल को जो हैं वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के नाम पे चिल्ड्रन थिएटर वर्कशॉप ही ऑर्गेनाइज करती हैं। बहुत सारी बातें हो गई हैं, तो
अब मुझे लगता है कि यहीं पे समाप्त करते हैं और कल फिर जैसा कि इन्होंने अपना गुंजन जी ने ये पूरी एक चेन बनाई है एक लंबे समय तक की, तो मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि ये गुंजन जी ने बहुत अच्छा प्रयास आरंभ किया और बहुत ही सफल होगा। तो मैं आप सब लोगों से अनुरोध करता हूं कि आप लोग जरूर उसमें जुड़ें और रोज जुड़ें और कहीं ना कुछ फायदा जरूर होगा। आप इतने गुणी जनों लोगों को सुनेंगे, कुछ नहीं होगा तो आप बहुत सारे लोग इसमें हमसे सीनियर भी होंगे, बहुत सारे लोग हमसे जूनियर भी होंगे, बहुत सारे लोग हमारे हम उम्र भी होंगे। तो रंगमंच एक ऐसी विधा है जहां हम सुन करके, जान करके, समझ करके एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं और समझते हैं। तो मैं अनुरोध करूंगा कि आप जरूर रोज 7 बजे जब तक कि ये चलता है आप जरूर जुड़ें। और गुंजन जी का मैं धन्यवाद करता हूं क्योंकि आज प्रथम दिवस था तो थोड़ा भूमिका भी बनानी थी, थोड़ी भूमिका की भी बात थी और तो काफ़ी लंबी चौड़ी बात और काफ़ी विषयों को लेकर के बात हुई। तो धन्यवाद करता हूं, आप सभी लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, प्रणाम करता हूं। और अगर कभी कोई आपको व्यक्तिगत सवाल करना हो, जानकारी हासिल करनी हो तो आप मेरा नंबर आप ले करके आप कभी भी मुझे फ़ोन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और गुंजन जी का भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। नमस्कार। हरीश।